हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा एसी जनरेटर। नो जनरेटर वर्ड तो हमने बड़ी बार सुना हुआ है। क्या होता है जनरेटर? जिससे बिजली बनाते हैं, या आई कैन से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो क्या डेफिनेशन जनरेटर की? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्यों? क्योंकि उसमें एक शाफ्ट को रोटेट करते हैं, तो शाफ्ट में कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दैट डिवाइस इज नोन एज जनरेटर। कि जो मैकेनिकल एनर्जी को हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे इज नोन एज जनरेटर। अब एसी जनरेटर क्यों है? क्योंकि जो इसे हम जनरेटर से आउटपुट मिलेगी ना इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो उसमें करंट होगा दैट विल बी अ अल्टरनेटिंग करंट। दैट विल बी अ अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ये तो जब आउटपुट आएगी तभी बता पाऊंगा कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। वैसे तुमने 10th क्लास से पढ़ा हुआ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ठीक है? तो क्लियर हो गया। जनरेटर की एक डिवाइस है जो क्या कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट, इसका प्रिंसिपल। नाउ इसका प्रिंसिपल है EMI, जो हमारे चैप्टर का नाम है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि जब भी किसी करंट का, जब भी किसी कॉइल से या कंडक्टर से फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वहां पे EMF इंड्यूस होती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ अब इसकी कंस्ट्रक्शन। तो इसके कंस्ट्रक्शन में 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला फील्ड मैग्नेट्स, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं और जिनका काम होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। तो हमने क्या किए, यहाँ पे मैग्नेट बना लिए। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, जो क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? इसके बीच में रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकंड, आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल क्या है? जो कॉइल रोटेट करेगी इसमें, इसकी जो मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई उसमें। आर्मेचर कॉइल में क्या होते हैं? इसमें होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग्स, जैसे हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर में कि कॉपर वायर को इंसुलेटेड करते हैं, देन उसको रेक्टेंगुलर शेप में वाइंड करते हैं। ये ऐसे वाइंडिंग की होती है। इसके बड़े सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इस पेपर, और यहाँ से 2 वायर्स होती है जिनकी हेल्प से हम आउटपुट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे ये फ्रेम है, इसके ऊपर क्या किया हमने? कॉपर की वायर की क्या की हुई है? वाइंडिंग की हुई है। तो दैट इज आर्मेचर कॉइल, ठीक है? इसके ऊपर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या की हुई है? वाइंडिंग की हुई है। इसके अंदर हम रखते हैं सॉफ्ट आयरन की कोर, परमेबिलिटी बढ़ाने के लिए। नो थर्ड, जो इसका पार्ट होता है दैट इज स्लिप रिंग्स। अब ये कोयल क्या करती है? ये कोयल रोटेट करती है। कैसे? ना जैसे फॉर एग्जांपल ये कोयल है, यहाँ साउथ पोल पड़ा है, यहाँ नॉर्थ पोल पड़ा है, तो ये कोयल ऐसे रोटेट करती है। ऐसे पढ़ेंगे इसकी वर्किंग में भी। अब ये कोयल रोटेट कर रही है, तो जो ये वायर्स हैं, अगर ये रोटेट करेगी तो नीचे वायर भी रोटेट करेगी, तो पॉसिबिलिटी होती है कि ये वायर्स आपस में उलझ जाए, ठीक है? तो क्या करते हैं? इनको हम स्लिप रिंग से अटैच करते हैं। कैसे? एक स्लिप रिंग यहाँ पे होती है ऐसे इस वायर के साथ, और एक स्लिप रिंग, ये वायर यहाँ से पास होती है, एक स्लिप रिंग यहाँ पे होती है, ठीक है? ये वायर कैसे अटैच की होती है? जैसे ये स्लिप रिंग है, यहाँ पे अंदर वायर आ गई, तो ये वायर के साथ रोटेट करेगी हमारी स्लिप रिंग, ठीक है? क्लियर हो गया? समझ आ गया? एक स्लिप रिंग ये आ गई, दूसरी वायर इसके अंदर से पास कर गई, वो इसको टच नहीं करी, दूसरी वायर इसके अंदर से पास कर गई और नीचे एक और स्लिप रिंग लगा दी, ठीक है? तो ये जो स्लिप रिंग है, ये वाली स्लिप रिंग S1, ये इस वायर के साथ रोटेट करेगी, और जो स्लिप रिंग S2 है ये इस वायर के साथ रोटेट करेगी। समझ आ गया? ये जो वायर है ये S1 के साथ कांटेक्ट में नहीं है, ये S1 के अंदर से पास कर रही है, ठीक है? ध्यान रखना। और स्लिप रिंग क्यों लगे? पता लग गया ना? ताकि जो वायर है वो आपस में ट्विस्ट ना हो। देन कार्बन के ब्रशेस, ठीक है? B1 एंड B2। जो स्लिप रिंग है वो ब्रास की होती है, और जो
कार्बन ब्रशेज है B1 एंड B2, वो कार्बन के ब्रशेज हैं क्योंकि कार्बन में फ्रिक्शन कम होता है एंड कंडक्ट कर सकता है। सेकेंड चीज, अब देखो यहाँ पे ये रिंग रोटेट कर रही है, तो ये ब्रश जो है ये रेगुलरली इसके कॉन्टेक्ट में है, तो जो भी ईएमएफ हमें यहाँ पे मिलेगी वो ब्रश के थ्रू आगे ट्रांसफर हो जाएगी। एंड देन यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस, लोड जिससे हम आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट क्या आ गया यहाँ पे, फोर्थ पार्ट आ गया ब्रशेस। एंड देन फिफ्थ पार्ट, एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो इस आर्मेचर कोयल को रोटेट करवाएगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं ये ऐसे शाफ्ट है यहाँ पे और वो ऐसे रोटेट करवा दे, ठीक है। रोटेट किसकी हेल्प से करवा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब डैम्स लगे होते हैं तो वाटर के प्रेशर की हेल्प से हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं, टरबाइन से आगे शाफ्ट जुड़ी होती है तो फिर वो रोटेट करती है। स्टीम इंजन में स्टीम से रोटेट करवाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सोर्सेज हैं। विंड टरबाइन में जो विंड उसमें क्या होती है, विंड एनर्जी से रोटेट करवाते हैं। तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए जो हमारी शाफ्ट को क्या करवाएगी, रोटेट करवाएगी। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसी जनरेटर। क्लियर, तो नोट कर लो इसको। अब इस जनरेटर की वर्किंग देखते हैं। नाउ वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर। मैंने बताया था ईएमएफ इंड्यूस करने के 3 तरीके होते हैं। फ्लक्स चेंज करना है, फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, या एरिया चेंज कर दो, या थीटा मतलब ओरिएंटेशन चेंज कर दो। तो इसमें हम ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, ना हम एरिया चेंज कर रहे हैं, सिर्फ हम चेंज क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं ओरिएंटेशन। नाउ सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इससे ये ऐसे पास कर रहे हैं नॉर्थ से साउथ, ठीक है। नाउ सपोज ये ऐसे नोटबुक पड़ी है और यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है। अब क्या करेंगे, ये एक्सटर्नल सोर्स से हम इसको रोटेट करवाएंगे। तो अभी फ्लक्स कितना है, फील्ड लाइन से अभी फ्लक्स 0 है। तो जैसे जैसे रोटेट करवाएंगे फ्लक्स बढ़ता जाएगा, और इस कंडीशन में फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी। फिर ऐसे रोटेट हुआ, फिर फ्लक्स कम होना शुरू हुआ, फिर फ्लक्स कितना हो गया, 0। फिर ऐसे रोटेट किया, मतलब कॉन्टिन्यूसली फ्लक्स की वैल्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है। अगर कॉन्टिन्यूसली फ्लक्स चेंज कर रहा है तो क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो when armature coil is rotated in magnetic field, flux linked with the coil changes, due to which EMF is induced in the coil, and if the circuit is closed circuit है, तो current will be induced in the coil, and direction of current can be find out by कौन सा रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट को कैसे निकाल सकते हैं हम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोयल आ गई हमारी ABCD, ठीक है। जैसे कोयल आ गई हमारी ABCD, इसको हमने ऐसे रोटेट करवाया, तो ये BC एंड किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, और AD एंड किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। तो राइट हैंड रूल लगाओ, फील्ड किस तरफ है, इस तरफ, मोशन किस तरफ, अंदर की तरफ BC का, तो करंट किधर आ गया, नीचे की तरफ। समझ आ गया कि ये फील्ड देता है राइट हैंड थंब रूल में, दिस विल गिव द मोशन ऑफ कंडक्टर एंड दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। फील्ड फिक्स कर दी, मोशन किस तरफ, अंदर की तरफ, तो करंट किस तरफ आ गया, नीचे की तरफ। अब AD किस तरफ, ये नीचे की तरफ आया, देखो ये नीचे की तरफ गया, तो AD किस तरफ आया, ऊपर की तरफ, तो फील्ड इधर ऊपर की तरफ और करंट किधर आ गया, ये बाहर की तरफ आया AD, और ये करंट किस तरफ आ गया, ऊपर की तरफ। तो करंट फ्लो कर रहा है मेरा इस डायरेक्शन में। क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल सकते हैं इससे हम, ठीक है। और तुम देखोगे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, वो रेगुलर इंटरवल का चेंज हो रही है। कैसे, अब ये ऐसे देखो, BC नीचे, ये AD है और ये BC है, BC नीचे की तरफ गया, AD ऊपर की तरफ,
उसके बाद AD जाएगा नीचे की तरफ और BC आएगा ऊपर की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जो हमें करंट मिलेगा वो कैसा करंट मिलेगा हमें, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये वर्किंग है इसकी। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट किससे निकाल सकते हैं हम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो इतना नोट करो इसको। अब सपोज करते हैं जो मेरा N है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। A इज द एरिया ऑफ कोयल, जो मेरी कोयल है उसका एरिया कितना लिया मैंने, N, और उसमें जो कॉपर की वायर के टर्न्स है वो कितने हैं, N। B इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट्स, ठीक है। अब सपोज करते हैं इसकी इनिशियल पोजीशन, लेट इनिशियली means at t is equal to 0, angle between area vector and magnetic field is 0 डिग्री। कि इनिशियल एंगल मैंने कितना ले लिया, 0। कैसे ले लिया, देखो कि ये कोयल ऐसे पड़ी है इनिशियली, ठीक है, कि इधर मैग्नेटिक फील्ड है इधर एरिया वेक्टर, तो इनिशियल एंगल कितना हो गया, 0, ठीक है। समझ आ गया कि ऐसे नहीं पड़ी, ऐसे ले लिया मैंने इनिशियली, किसके अंदर ऐसे पड़ी है, ठीक है। अगर बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे, यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये कोयल ऐसे बनेगी ऐसे, ठीक है। यहीं पे एरिया वेक्टर और यहीं पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। और हमने कंसीडर कर दिया ओमेगा क्या है हमारी, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कोयल, कि जिस एंगुलर वेलोसिटी से हमने कोयल को रोटेट किया। नाउ आफ्टर टाइम t या एट एन इंस्टेंट व्हेन, जब टाइम t था, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, कि t टाइम के बाद देखो इनिशियल एंगल 0 रोटेट होगी, कि t टाइम के बाद एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, थीटा। देख लो पहले ऐसे एंगल है, ये रोटेट किया, मैग्नेटिक फील्ड तो इसी तरफ है ना, यहाँ सीधी रोटेट किया तो रोटेट कर गया, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, थीटा हो गया। नाउ तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ओमेगा कांस्टेंट है इसमें, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है ना। ओमेगा जो है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, पढ़ा हुआ फॉर्मूला ये 11th क्लास में। ना कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं हम टी टाइम में, थीटा, और टाइम कितना, टी, तो वहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। समझ आ गया कि टी टाइम के बाद इतना एंगल है एरिया वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड पे। अब इस टाइम पे निकालते हैं फ्लक्स लिंक कितना है। नाउ एट टाइम टी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोयल, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स है ना तो एन बी ए कॉस थीटा, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू एन बी ए एंड थीटा विल बी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। तो ये आ गई फ्लक्स की वैल्यू। अब जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू टाइम के साथ कंटिन्यूसली क्या होगी, चेंज होगी। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ फ्लक्स, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। फिर मुझे रिलेशन ऑफ निकालना है क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ, नोट करो इसको। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया एन वी ए कॉस ओमेगा टी। अब अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ फ्लक्स की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ। तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी। नाउ नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहे हैं, फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, चेंज क्या हो रहा है हमेशा, थीटा मतलब ओमेगा टी। तो माइनस एन बी ए बाहर निकाल लिया एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी। नाउ माइनस एन बी ए, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। नॉन मेडिकल वाले बच्चों को होता है, मेडिकल वाले बच्चे देख लो, ये कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन
माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ई एम एफ विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया एन बी ए ओमेगा एंड साइन ओमेगा टी। नो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे साइन ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होगी, तो जो ई एम एफ है वो भी कॉन्स्टेंट नहीं, इसकी वैल्यू भी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। कैसे वेरिएशन है वो देखेंगे अभी, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन आया किसका, इंड्यूस्ड ई एम एफ का। अब मुझे निकालनी है मैक्सिमम ई एम एफ इंड्यूस कितनी हुई। नाउ मैक्सिमम ई एम एफ इंड्यूस्ड, मैक्सिमम ई एम एफ इंड्यूस होगी जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 मैक्सिमम होती है। तो उस पर मैक्सिमम ई एम एफ कितनी आ गई, ई मैक्सिमम कितनी आ गई, दैट इज एन बी ए ओमेगा। तो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि मैक्सिमम ई एम एफ निकालो, तो फॉर्मूला कहना एन बी ए ओमेगा, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया ऑफ कोयल, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कोयल। और इसको मैं रिप्रेजेंट ई मैक्सिमम करूँगा ई नोड से। तो ये समझ जाना ई नोड क्या है, ई नोड इज द मैक्सिमम ई एम एफ इंड्यूस्ड। अब ई की वैल्यू इसकी जगह, ये तो किसके रिप्लेस कर गया, ई नोड से, तो ये को क्या लिख सकता हूँ मैं, ई नोड साइन ओमेगा टी, ठीक है। नाउ इसके बाद मुझे निकालना है करंट इंड्यूस्ड, ठीक है ना। मैं सपोज करता हूँ जो मेरे आर है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। आर क्या है, मेरा रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जिसमें कॉइल की रेजिस्टेंस भी आ गई, ये वायर की भी आ गई, ब्रशेस की भी आ गई, लोड की भी आ गई। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, ई बाई आर। तो दैट विल बी इक्वल टू, ई की वैल्यू पुट करो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई आर। तो वैसी बात है, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो आई मैक्सिमम या मैक्सिमम करंट, उसको मैं किससे लिखूंगा, आई नोड से, दैट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा अपॉन में आर। और करंट का फॉर्मूला क्या बन गया, इट इज आई नोड साइन ओमेगा टी। इट इज द एक्सप्रेशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट। जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट, उसको मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। अल्टरनेटिंग करंट कैसे भी देखेंगे इसको, और ये एक्सप्रेशन हमारा किसका, करंट का, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे, और ये मैक्सिमम करंट का, ठीक है। ये तीनों एक्सप्रेशन नोट कर लो, ईएमएफ का, फ्लक्स का एंड करंट का, ठीक है। अब है हमारा टॉपिक जो है दैट इज वेरिएशन ऑफ फ्लक्स and induced EMF with time, ठीक है। अब फ्लक्स का रिलेशन क्या आया था, फ्लक्स का रिलेशन आया था हमारा एन बी ए ओमेगा, सॉरी एन बी ए कॉस ओमेगा टी। EMF का रिलेशन क्या आया था हमारा, आया था एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जिसको हमने क्या लिख दिया था, ई नोड साइन ओमेगा टी। इसकी जब हमने क्या लिख दिया था, ई नोड, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़, तो सबसे पहले ग्राफ देखते हैं किसका, साइन थीटा एंड कॉस थीटा का विद टाइम। तो मैं साइन थीटा ग्राफ बनाता हूँ विद थीटा, ठीक है। तो पहले 0, थीटा की वैल्यू 0, देन थीटा की वैल्यू मैं ले रहा हूँ कितनी, π/2, मतलब 90 डिग्री। रेडियन में लिख रहे हैं, π/2 मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। पता है ना, π/2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 3π/2 इज इक्वल टू 270 डिग्री, एंड लास्ट में 2π इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। तो π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। नाउ साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, साइन 180 इज अगेन 0, साइन 270 -1, साइन 360 0। तो जो साइन का कर्व है वो ऐसे चलता है, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी होती है 1, और ये वैल्यू कितनी होती है -1। और अगर मुझे यही ग्राफ बनाना हो किसका, कॉस थीटा का, कॉस थीटा विथ थीटा, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π।
cos 0 is 1, cos 90 0, cos 180 -1, cos 3/2 0। इसकी वेरिएशन कुछ ऐसे बनती है, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी, ये वैल्यू 1, और ये वैल्यू कितनी, ये वैल्यू -1। दिस इज द वेरिएशन ऑफ साइन थीटा, ये वैल्यू 1 आएगी यहाँ भी। दिस इज द वेरिएशन ऑफ साइन थीटा विथ थीटा, एंड दिस इज द वेरिएशन ऑफ कॉस थीटा विथ थीटा, ठीक है। अब यहाँ तो मेरी फ्लक्स की वेरिएशन है किसके साथ, NBA cos ओमेगा टी, ठीक है ना। मैंने सपोज किया कि जो मेरा टी है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, कि टी टाइम में जो मेरा कोयल है वो एक चक्कर रोटेट करती है, ठीक है। कैसे कि सपोज ये कोयल है, ये ऐसे पड़ी थी ना, ये ठीक है, एक चक्कर रोटेट कर गई है। ये फेस था ना यहाँ पे, पहले ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, दोबारा यही, मतलब ये फेस है ना, देखो ये वाला फेस यहाँ पे, ये ऐसे 1 2 3 एंड 4, ये दोबारा सेम पोजीशन आ गई ना, तो इसको बोलते हैं एक रेवोल्यूशन हो गया। क्लियर हो गया, देख लो ये ऐसे पड़ी थी, एरिया इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, थीटा कितना है 0, ये ऐसे हो गई, ठीक है। एरिया की तरफ अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। ये ऐसे आ गई, एरिया किधर आ गया इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। ये ऐसे, एरिया इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थीटा कितना 90 डिग्री। अगेन ऐसे सेम पोजीशन में आ गई, तो राउंड कंप्लीट हो गया। अब ध्यान समझना, ठीक है। नाउ टाइम इज इक्वल टू 0, थीटा कितना है 0 डिग्री। अब ध्यान समझना, एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ क्या, ये देखो, ये इनिशियली ऐसे लिया हमने, ये वाला फेस इधर 1 2, अब यहाँ से यहाँ गई, तो एक रेवोल्यूशन में कितने पार्ट हुआ, 1/4 पार्ट हुआ ना। देखो यहाँ से यहाँ 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, T/4 लगा ना, पूरा टाइम T था, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा T/4। तो T इज इक्वल टू T/4, और थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और आई कैन से π/2, कि इस पोजीशन पे आ गई है। इनिशियली ये थी, ये 1/4 टाइम पे ऐसे होगी। अब थीटा कितना हो गया, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो अब हाफ टाइम हो गया, और थीटा कितना हो गया हमारा पाई। अभी ऐसे है, अब 3T/4, 3/4 पार्ट हो गया टाइम का, तो T इज इक्वल टू 3T/4, और थीटा कितना हो गया 3π/2। इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या थी मेरी, ये एरिया वेक्टर इधर था और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर थी। उसके बाद ये ऐसे रोटेट करके ये ऐसे हो गया, एरिया वेक्टर कैसे आ गया मेरा, कितना डिग्री रोटेट किया, देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो कितना डिग्री रोटेट हो गया, यहाँ से लेके दोबारा वापस यहाँ, तो इट इज 270 डिग्री। देन पूरा टाइम पीरियड हो गया T, अगेन थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। इसको इजीली समझ सकते हैं कैसे, देखो इसको रब कर दूं अगर मैं, ये तो हो गया डायग्राम समझाना, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, डायग्राम की काम नहीं है। कैसे समझ सकते हैं, देखो इसको, थीटा की फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2π/T, 2π टाइम पीरियड इनटू में टी। तुमने फॉर्मूला पढ़ा ओमेगा +1 में ना। यहाँ से टाइम देखो क्या आ जाएगा, टाइम विल बी θ/2π इनटू में टी, ठीक है। अब देखो थीटा कितना π/2 कवर किया इनिशियली, एंड 2π इनटू में टी, पाई से पाई कैंसिल, तो टी कितना आ गया T/4। तो ये सारी रिलेशन देखो, T/4 π/2, ये सारे रिलेशन तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है, कि तुम थीटा की वैल्यू पुट करते जाओ और टाइम निकल जाए किस इंस्टेंट पे। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ किसका, फ्लक्स का और टाइम का, फ्लक्स का और टाइम का। नौ पहले टाइम 0, फिर T/4, फिर T/2, फिर 3T/4 और फिर T। यहाँ पे थीटा कितना है 0, हाँ यहाँ थीटा कितना है 0, यहाँ थीटा कितना है π/2, यहाँ थीटा कितना है पाई, यहाँ 3π/2 और यहाँ पे 0 नहीं बोल दो 2π, क्योंकि सेम पोजीशन वापस आ गई ना,
तो इनिशियल पोजीशन थीटा कितना कर लिया 2 पाई। अब कौन सा ग्राफ बनना है फ्लक्स का, cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी ग्राफ ऐसे आता था, तो फ्लक्स का ग्राफ भी कैसे आएगा, यहाँ से स्टार्ट हो गई है ऐसे, ये ऐसे ग्राफ आएगा फ्लक्स का। और फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू, अब cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1, तो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी NBA, और यहाँ पे इट विल बी -NBA। इसके बाद सेम साइकिल रिपीट हो जाएगा ऐसे। दिस इज वेरिएशन ऑफ फ्लक्स विद टाइम। अब अगर वेरिएशन ऑफ EMF देखें विद टाइम, तो EMF की इक्वेशन क्या है, NBA sin ओमेगा टी रह गए E0 sin ओमेगा टी। तो अगेन ग्राफ बनाते हैं, E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, यहाँ पे टाइम 0, T/4, T/2, 3T/2 एंड T। ठीक है, अब कौन सा ग्राफ है, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी ग्राफ ऐसे चलता है, 0 पे 0 है, T/4 पे एंगल कितना π/2, T/2 पे पाई, T3T/2 पे π/2 एंड 2 पाई पे T। तो ग्राफ इसका अगेन ऐसे आएगा साइन थीटा वाली कर्व। ठीक है, ये ध्यान रखना जितनी हाइट ऊपर होगी उतनी हाइट नीचे होगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 और मिनिमम वैल्यू -1। अब यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है E0, और ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है -E0। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ EMF इंड्यूस्ड विद टाइम। अगर मुझे करंट का ग्राफ दिखाना होता तो करंट का फॉर्मूला क्या आया था, याद है ना, NBA ओमेगा बाय R एंड साइन ओमेगा टी। और इसको मैंने क्या लिख दिया था, इसको लिख दिया मैंने I0 साइन ओमेगा टी। तो करंट का ग्राफ भी कुछ सेम ही आएगा ऐसे, तो यहाँ पे I एंड यहाँ पे टाइम T एंड अगेन T/4, T/2, 3T/4T। करंट का ग्राफ भी ऐसे आया। ठीक है, ये करंट कितना I0 और ये करंट कितना -I। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स, EMF एंड करंट। I0 की वैल्यू ये रही और E0 की वैल्यू ये रही। अब देखो जो मेरा करंट है, क्या उसका मैग्नीट्यूड मतलब करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। सिमिलरली डायरेक्शन देखो, हर हाफ T/2 T, डायरेक्शन पहले पॉजिटिव थी, T/2 के बाद क्या होगी नेगेटिव, T के बाद क्या होगी पॉजिटिव। तो जो डायरेक्शन चेंज हो रही है वो एक पर्टिकुलर टाइम का चेंज हो रही है ना, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, मतलब आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब इक्वल टाइम पर डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसे करंट को बोलते हैं हम क्या, अल्टरनेटिंग करंट। बाकी इसकी डिस्कशन अगला पूरा चैप्टर नंबर 7 का नाम ही अल्टरनेटिंग करंट है, उसमें करेंगे। बट अभी के लिए देख लो, जो हमारा जनरेटर था उसने हमें आउटपुट कैसे दी, अल्टरनेटिंग करंट में दी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा था, AC जनरेटर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिस इज द ग्राफ वेरिएशन ऑफ EMF, करंट एंड फ्लक्स विद टाइम इन केस ऑफ एन अल्टरनेटिंग जनरेटर, AC जनरेटर। ठीक है, तो आज की लेक्चर के लिए बस इतना ही।